हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट 1908। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड स्टाफ एक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया। तो यह अधिनियम लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अधिनियम के लिए लागू होने से पहले सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद उसका प्रारूप तैयार होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसका जो सर्वे प्रारंभ हो गया था 1902 ईस्वी में और प्रारूप जिसका जो तैयार हुआ था 1903 में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जबकि लागू कब होता है तो 11 नवंबर 1908 को। तो पहला सर्वे कब, तो 1902 से प्रारंभ होता है सर्वे और प्रारूप तैयार हो जाता है आपका 1902 में। साथ में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कितने अध्याय में बटा है, कितने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उसको भी ध्यान में रख लीजिए। ये टोटल जो सीएनटी एक्ट है वो 271 धारा में बटा हुआ है और अध्याय की अगर बात करें तो इसमें 19 अध्याय हैं टोटल। तो अध्याय कितने हो गए दोस्तों, 19। और यहीं पर पूछे कितने अनुसूची में विभाजित है, तो 2 अनुसूची में विभाजित है, अनुसूची ए और अनुसूची बी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था, यानी कि उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जॉन एच हाफमैन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो बोला जाता है जन्मदाता, तो जॉन एच हाफमैन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछेगा जन्मदाता कौन है, इसका निर्माता कौन है, इससे प्रारूप तैयार किसने किया और इसका खाका किसने तैयार किया, तो इस सब में नाम आ जाएगा जॉन एच हाफमैन। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हाफमैन भी अगर याद रखिएगा तो इतना से भी काम चल जाएगा क्योंकि प्रश्न इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है। तो छोटा नागपुर अधिनियम अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है। तो छोटा नागपुर प्रमंडल तो हो ही जाएगा इसका आंसर। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इसके बाद पलामू प्रमंडल। उपरोक्त यहाँ पर देखिए दोस्तों तो तीनों प्रमंडल में लागू है, लेकिन एक और प्रमंडल में लागू है जिसको आपको याद रखना है, वो हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। तो सीएनटी एक्ट जो है आपका टोटल 4 प्रमंडल में लागू है। तो यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और चौथा में हम लोग कर लेंगे कोल्हान। यानी कि टोटल 5 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल में सीएनटी एक्ट लागू है। अब एक प्रमंडल जो हो गया आपका संथाल परगना, उसमें में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। तो हाँ के लिए अलग कानून है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है। तो बताया दोस्तों कि टोटल जो है 19 अध्याय में विभाजित है। जबकि धारा की बात करें तो धारा हो जाएगा आपका 271 धारा में। और कितने अनुसूची में, तो 2 अनुसूची। अगर अनुसूची पूछेगा तो 2 अनुसूची में बटा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर अनुसूची को जानना चाहते हैं दोस्तों तो अनुसूची 1 कहता है कि छोटा नागपुर प्रमंडल में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचियों को सूची दिया गया है। और अनुसूची 2 में है कि मानभूम जिले में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचियों की सूची है। तो एक में ए में हो जाएगा छोटा नागपुर प्रमंडल की और दूसरे में हो जाएगा मानभूम जिले की निरस्त अधिनियम। तो इस तरह से 2 अनुसूची में बटे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो टोटल 271 धाराएं हैं। ये जितना इसमें प्रश्न दिया है दोस्तों, अगर इतना भी अच्छा से कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो यहाँ से 2-3 प्रश्न एग्जाम में अच्छे से बना लेंगे। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया। तो प्रथम संशोधन अगर देखा जाए दोस्तों तो 1920 ईस्वी में किया गया। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि लागू कब हुआ था, 1908 ईस्वी में लागू हुआ था और
संशोधन पहला हो गया आपका 1920 ईस्वी में। अब ये भी पूछा जा सकता है कभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों CNT एक्ट में 26 बार संशोधन हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 26 बार CNT एक्ट में अब तक संशोधन हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है उद्देश्य, उसमें से एक उद्देश्य क्या रहा है कि नहीं है, तो उसको चुनना है। तो चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं कि भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति। तो यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य है कि भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना चाहता है। दूसरा में बोल जाता है कि जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी करना चाहता है। जनजातियों को भूमि से बेदखल करना है तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा अगर देखा जाए तो ये अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जनजातियों के बिल्कुल भूमि संरक्षण देने के लिए अधिनियम बनाया गया है, न कि बेदखल करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा सही, जो गलत है। बाकी जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, तो ए, बी और डी इसका उद्देश्य था, जबकि सी इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक के द्वारा तैयार की गई हो, क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कोड़कर भूमि। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में देखिएगा कि CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि है जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया जाता है, उसे कोड़कर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो आपको पता होगा दोस्तों कि खुदकट्टी भूमि हो गया, जो सबसे पहले यहाँ लोग आकर के बसे, मुंडा लोग, उन लोग जो ज़मीन को विस्तारित किए उसे खुदकट्टी भूमि कहा गया। जोत क्या होता है, तो जोत उसे कहा जाता है दोस्तों जो आप उसको उपभोग कर सकते हैं। जोत से तात्पर्य है आपका कि रैयत के द्वारा अभिधारित भूखंड, यानी रैयत जो होता है यानी किसान जो होता है जिसको जोतता है। और बंदोबस्त भूमि मतलब आपको पता ही होगा बंदोबस्त भूमि क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो स्थायी बंदोबस्त वगैरह जो लाया गया था, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ बात करेंगे दोस्तों कोड़कर भूमि। तो कोड़कर भूमि उसे कहते हैं जो ज़मीन जंगल के किनारे था। मान लीजिए इधर जंगल है, जंगल के किनारे भूमि है, तो देखते हैं कि धीरे धीरे फरदाया जाता है, मतलब टाड़ है पहले से, मतलब इसमें पेड़ पौधों की संख्या कम बची हुई है, लेकिन इसमें कृषि उपयोगी अभी भी नहीं है, टाड़ के रूप में है। टाड़ समझते हैं, बंजर भूमि, टाड़, टीला वगैरह होता है। तो उसे जब कोई किसान यानी रैयत के द्वारा उसे काट काट करके उसको खेत में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको प्लेन कर देता है। और प्लेन करने के बाद देखिए तो मानी कि उसको सिंचाई के उपयोग लायक बना दिया जाता है, उसी भूमि को कोड़कर भूमि कहा जाता है। तो उस पर देखिए दोस्तों, तो बोल रहा है कि भूस्वामी के अतिरिक्त जो भूस्वामी है तो उसका तो ऑलरेडी ज़मीन जो है दोस्तों विस्तारित है, प्लेन है, उसमें खेती करने योग्य है। लेकिन जो नए लोग आके बसे वो क्या किए कि जो ऊंच खाबड़ भूमि है, टीला टाकर भूमि है, उसे कोड़ कोड़ करके, मतलब उसको कोड़ करके कृषि योग बना दिया, उसे ही कोड़कर भूमि कहा गया। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। जो गांव देहात में बोलते हैं कि टीला टाकर हो, खेती न खो होखत, तो वैसी स्थिति वाली वैसी भूमि को जब लोग उसको काट करके प्लेन कर देते हैं, कृषि योग बना देते हैं, उस भूमि को कोड़कर भूमि कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैसी भूधुति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। थोड़ा प्रश्न को समझिएगा तभी प्रश्न बनेंगे। तो उसको बोला जाता है दोस्तों पुनर्ग्रह भूधुति। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप भूस्वामी हैं यानी भूमि के मालिक हैं। आप किसी किसान को यानी काश्तकार को, रैयत को आप ज़मीन दिए हुए हैं जोतने के लिए, और ज़मीन को जोतने के बाद देखिए तो कुछ भाई आप दिए हैं, तो उसके बदले उससे आप अनाज लेते होंगे कि हाँ भाई बटैया लेते हैं, तिखरी लेते हैं, जैसे भी आप लेते होंगे। उसके बाद जिसको आप जोतने के लिए दिए देते हैं उसका आप खेती करने के लिए उसका बेटा नहीं है, मतलब कोई उसका वंश नहीं है, लड़का कोई नहीं है, तो उसके मृत्यु के बाद आपको खेत को कौन जोतेगा, भूस्वामी आप हैं तो वैसी स्थिति में जो रैयत है यानी किसान जो मृत्यु हो जाता है, उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो फिर से भूमि मालिक के पास चला आता है, यानी भूस्वामी के पास चला जाता है। तो ऐसी वापस आए गई भूमि को कहा जाता है पुनर्ग्राही भूमि कहा जाता है, यानी कि फिर से मालिक ने उस भूमि को ग्रहण कर लिया। तो थोड़ा समझिएगा, पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है इसमें। अगला प्रश्न है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया दोस्तों, तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया।
आपको पता होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक और देखें तो स्थापित सत्ता करने वाली प्रथम युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध जो था बिल्कुल अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर अंग्रेज लोग जीते थे। और इसी युद्ध के द्वारा ही देखें तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें देखें तो दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। दीवानी अधिकार से संबंधित समझते हैं दोस्तों का अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक फौजीदारी और एक दीवानी। तो दीवानी में अगर समझें तो दीवानी अधिकार से तात्पर्य हो गया कि जगह जमीन से मामला, धन संपत्ति से मामला, सारे अधिकार, यानी कर लगाने का, कर लेने का, किसी को लूटने का, यानी कि देखें तो संपत्ति से सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं राजा महाराजा से। वैसी स्थिति में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको अधिकार मिलता है। कब मिलता है दोस्तों? तो ये देखें तो 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार मिलने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर देता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कब लागू किया गया? 1793 में। किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो इसको नाम याद करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। तो अब कृषि वर्ष का क्या तात्पर्य है? तो कृषि वर्ष का तात्पर्य है कि वह कृषि जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कृषि वर्ष किस लिए निर्धारित किया गया दोस्तों? तो कृषि वर्ष का मुख्य उद्देश्य था लगान की तसीली के लिए, क्योंकि कृषि वर्ष रहेगा तभी तो आप कृषि वर्ष का लगान चुका पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने एक तय कर दिया और काश्तकारी अधिनियम के तहत ये भी तय किया गया कि जो कृषि होगी एक उसका वर्ष निर्धारित होगा। जैसे कि हमारे यहाँ कृषि को वर्ष निर्धारित होता है कि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस तरह से होता है कृषि वर्ष का निर्धारित। तो उसी प्रकार यहाँ देखें तो वह वर्ष जो कृषि स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित है। तो कहीं कहीं क्या है कि स्थानीय क्षेत्र में कहीं जनवरी से कोई मनाता है, कोई अप्रैल से मनाता है, और हो सकता है कोई जून जुलाई से मनाता है। तो उस क्षेत्र में जो आपका कृषि का वर्ष संचालित हो उसी को आधार वर्ष माना जाएगा, उसी के आधार पर आपका लगान को लिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वह वर्ष जो स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो उसी को कृषि वर्ष माना जाएगा। मान लीजिए कि कृषि वर्ष कभी कभी जुलाई से हम लोग देखते हैं कि जुलाई भी आता है, तब से हम लोग का कृषि कार्य प्रारंभ होता है। जैसे कि खरीफ फसल बोलते हैं, फिर इसके बाद फिर दिसंबर आता है, तो नवंबर दिसंबर में रबी फसल बोल देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग जायद फसल भी बोलते हैं। तो सब चीज़ों का फसल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य है। तो जोत का तात्पर्य है रैयत द्वारा धारित भूखंड को जोत कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जो रैयत यानी किसान द्वारा जो भूमि धारित किया गया है, यानी धारित करना मतलब है दोस्तों कि जो भूमि को जोत रहा है अपने अंदर, यानी अपने अंदर, समझ रहे हैं दोस्तों कि यानी कि जो भूमि का वो मालिक नहीं है लेकिन उसका जोत उसके अंदर है, यानी कि वो किसान उस खेत को जोतता है और बदले में लगान चुकाता है। यानी कि रैयत के द्वारा जो भूमि अपने अंदर धारित किया हुआ है उसको जोतता है उसी को कहा जाता है जोत। तो जोत का तात्पर्य है कि रैयत द्वारा धारित भूमि। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है। तो भूस्वामी का तात्पर्य है दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो। तो यहाँ पर काश्तकार मतलब समझिएगा फिलहाल के लिए दोस्तों, काश्तकार मतलब होता है किसान, रैयत मतलब भी बार बार वर्ड में आएगा तो रैयत मतलब भी किसान। और यहाँ पर देखिए भूस्वामी, भूस्वामी मतलब हो गया भूमि का मालिक। यानी भूमि का मालिक अगर पहले देखा जाए दोस्तों तो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 500 एकड़ का मालिक है, पूरे गाँव का मालिक है कोई कोई। क्योंकि तो वैसी स्थिति में क्या करता है वो ना, पूरे गांव को तो जोत नहीं सकता, खेती नहीं कर सकता है, तो क्या करता है कोई निर्धारित कर देता है कि 1 एकड़ आप जोत लो, 1 एकड़ आप जोत लो। और वैसे काश्तकार लोग को, रैयत लोग को अपना ज़मीन वो भूस्वामी दे देता है। अब भूस्वामी ज़मीन देता है लेकिन बदले में भाई अगर मालिक का ज़मीन है तो आप उससे खेती करिएगा तो कुछ तो उसको दीजिएगा ना, तो उसी को बोला जाता था लगान देना।
तो यहाँ पर समझिएगा, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो उसे कहेंगे भूस्वामी। यानी भूस्वामी है, यानी आप भूस्वामी यानी भूमि के मालिक हैं। आप किसी किसान को ज़मीन दिए हैं जोतने के लिए, लेकिन जोत के बदले आप उस किसान से कुछ लेते हैं। यानी 5 क्विंटल मान लीजिए कि आपका हक 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, तो इस तरह से निर्धारित होता है। तो भूस्वामी वह है जो अपने भूमि को किस्तकार या रैयत को जोतने के लिए देता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य है। तो काश्तकार का क्या तात्पर्य है उसको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो। तो बहुत आसान तरीका से कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन को पढ़ देते हैं, उसको भी समझिएगा। वह व्यक्ति जिसने सरकार से ज़मीन प्राप्त की हो, तो सरकार से अगर किसी का ज़मीन प्राप्त हो ही गया है तो भूस्वामी ही है। तो फिर वो रैयत रह कैसे गया, काश्तकार वो रह कैसे गया। तो काश्तकार वह होगा दोस्तों जो भूस्वामी के अंदर काम करता हो, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो, यानी किसी अन्य व्यक्ति के अधीन उसका जो भूमि है उसको अपने अंदर धारण करके उसका जोतता हो, उसका उपयोग करता हो, उसमें खेती करता हो, और बदले में जो पैदा होता हो उसको लगान के रूप में अपने मालिक को भी देता हो, तो उसे कहेंगे काश्तकार। तो अन्य भूमि के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, तो उसे कहेंगे हम लोग काश्तकार। चलिए अगला देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य है। तो लगान का तात्पर्य है दोस्तों कि रैयत द्वारा, रैयत मतलब हो गया दोस्तों किसान, किसान के द्वारा या रैयत के द्वारा, काश्तकार के द्वारा भूमि के उपयोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। अगर समझिएगा तो बहुत आसान है कि रैयत हो गया, किसान हो गया या काश्तकार जो भी व्यक्ति हो गया, उसके द्वारा उपभोग के बदले, मतलब आप किसी भूस्वामी का मालिक का ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं तब भूस्वामी को कुछ दीजिएगा जरूर, जो भूमि का मालिक है। तो भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल ही लगान है। अब समझ गए होंगे कि जो भाई 5 क्विंटल पैदा हुआ आप 1 क्विंटल दे रहे हैं, तो यानी क्विंटल आप लगान के रूप में दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे आपका लगान का तात्पर्य यही है। तो आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह भूधुति का तात्पर्य है। अभी पुनर्ग्राह का तात्पर्य बताए हैं, आप ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि, उसे ही कहते हैं पुनर्ग्राह भूधुति, यानी पुनर्ग्राह भूधारण। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति या किसान को, रैयत को आप खेत जोतने के लिए दिए, उसका बेटा अब नहीं है तो खेत को कौन जोतेगा। तो ऐसी स्थिति में वो भूमि फिर से मालिक के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि परिवार का नर वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी के को वापस होने वाली भूमि को ही कहते हैं पुनर्ग्राह भूधुति। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो काश्तकार के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है दोस्तों, तो भूधारक को किया गया है। मतलब भूधारक समझ रहे हैं, यानी कि भूमि स्वामी से आप भूधारण किए हुए हैं। रैयत, रैयत मतलब हो गया वही दोस्तों, इस सभी का मतलब आज के अर्थों में देखा जाए तो किसान। रैयत मतलब आपने भूस्वामी से किसान, मतलब खेती करने के लिए आपने अब ज़मीन लिया हुआ है। इसके बाद देखिए तो मुंडारी खुटकट्टीदारी, तो उपरोक्त तो देखिए दोस्तों तो सभी हो जाएगा आपका आंसर। अब मुंडारी खुटकट्टीदारी का अर्थ होता है तो वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से में जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो। आपको पता जैसे कि भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, जैसे कि आपको बताया था कोड़कर भूमि, उसी प्रकार मुंडारी खुटकट्टीदारी भूमि भी होता है। जैसे कि आपको पता जब मुंडा लोग यहाँ पर सबसे पहले बसे तो उन लोग जो खेत बनाए थे उसे मुंडारी कहा जाता था। मुंडारी खुटकट्टीदारी यानी खूट काट काट के, यानी जंगल को काट काट करके जो ज़मीन बनाए, तो उनको भी उन्होंने क्या किया है दोस्तों,
कि उन्होंने भूमि को धारण कर लिया है, मतलब उस भूमि को अपने अंदर कर लिया है, अपने जोत के रूप में उसको निर्मित कर दिया है। तो ये सभी का मतलब होता है, काश्तकार का मतलब इन सारे चीज़ें आते हैं। यानी वर्तमान में जो खेती कर रहा है वो सारे क्या हैं, काश्तकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य है। तो भूधारक, भूधारक अभी आपको पता हो गया होगा, जो भूमि को धारण करता हो। तो वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो, उसे ही कहेंगे भूधारक। यानी कि भूस्वामी का या सरकार का आप भूमि धारण किए हुए हैं, उसके बदले में उसको लगान चुकाते हैं। किसके बदले में? क्योंकि उसका आप खेत का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी मतलब हो गया भूधारक। यानी वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन धारण किए हो तथा उसका लगान चुकाता हो। इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो रैयत आपको पता होगा कि 3 प्रकार के रैयत हैं, और तीनों प्रकार के रैयत हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों रैयत के प्रकार हैं उपरोक्त। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। अधिभोगी रैयत। अब अधिभोगी रैयत क्या है दोस्तों? तो वह व्यक्ति, या इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो, उसको बोलेंगे अधिभोगी रैयत। यानी जो व्यक्ति भू धारण किया हुआ उसका उस पर अधिकार हो, यानी जोतने का, कोड़ने का, मछली पालन करने का, पेड़ लगाने का, बगीचा लगाने का, इन सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त हो, तो उसे बोलेंगे अधिभोगी रैयत। अंधिभोगी रैयत, अंधिभोगी मतलब हो गया कि वो अधिकार प्राप्त न हो। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त न हो, इसको अधिकार प्राप्त हो और इसको अधिकार प्राप्त न हो। और खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, अभी तो बताया दोस्तों कि खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत का मतलब हो गया दोस्तों कि जिसमें खुटकटीदार का अधिकार उसमें प्राप्त हो। तो उपरोक्त देखें तो 3 प्रकार के रैयत हैं, और तीनों प्रकार के रैयत आपका याद रखना होगा। और रैयत जो है दोस्तों एक ऐसे, जैसे काश्तकार का सभी वर्ग पढ़े, उसी प्रकार रैयत के 3 वर्ग हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, ये क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे भूधारक, यानी भूमि के धारण करने वाला। यानी वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है, यानी कि बदले में उसको लगान भी तो चुकाता है, यानी कि आप खेती कर रहे हैं बदले में लगान चुकाते हैं, तो उसे सीएनटी एक्ट के तहत कहा गया भूधारक, यानी भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से की जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि हम बताए थे कि वह मुंडारी, मुंडारी मतलब समझ रहे को, मुंडा लोग जो जंगल काट काट करके ज़मीन बनाए थे, तो उस ज़मीन को क्या कह देंगे? साफ शब्द में तो मुंडारी खुटकट्टीदार। तो यहाँ पर इसका आंसर साफ है, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ, बस समझने की ज़रूरत है। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से की जोत में लाने हेतु, यानी जंगल के भूमि था, यानी धीरे धीरे उसका पेड़ काट काट के उसको खेत में परिवर्तित कर देता है, और उसे लाने हेतु उसको भूमि का अब क्या कर लेता है, वो अपने अंदर अर्जित कर लेता है। यानी कि अर्जित करने का मतलब उसमें जोतेगा, कोड़ेगा, फल फूल लगाएगा, पेंटा अचार जो भी लगाना हो सब लगा लेगा, उसमें आम लगाएगा, कहने का तात्पर्य है कि सेम का पौधा लगा लेगा, कुछ भी कर सकता है, उसका भूमि का हो गया। तो उस भूमि को कहा जाएगा मुंडारी खुटकट्टीदार भूमि, जो मुंडा के द्वारा बनाया गया हो, तो उसे सीएनटी एक्ट के तहत कहा गया है मुंडा खुटकट्टीदार भूमि। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या तात्पर्य है? तो आप अभी भी पढ़ते हैं तो कॉलेज वाला डिग्री हो गया, ये डिग्री यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ये डिग्री का मतलब हो गया जब आप आदेश न्यायालय के द्वारा आप कोई केस जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी डिग्री हो गई, डिग्री हो गई, तो वही चीज़ डिग्री है। इसमें कहा गया है कि सिविल न्यायालय के आदेश, यानी कि जो आदेश यहाँ पर सिविल न्यायालय के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित हो गया, यानी कि जो डिग्री हो गया, उसे ही डिग्री का तात्पर्य बताया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा।
यानी कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी होगा उसे कहेंगे डिग्री। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर भूधुत्ती अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूमिहारों को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। तो सबको पता है दोस्तों कि छोटा नागपुर टिंस्योर एक्ट यानी भूधुत्ती अधिनियम या टिंस्योर एक्ट, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। ये कब आया था तो इसका डेट भी याद रखना है कि आया था कब, तो 1869 में। इसके तहत कहा गया है दोस्तों कि रजिस्टर में कोई भी भूमि यानी शामिल भूमि को अगर कोई काश्तकार 12 वर्ष तक, अगर 12 वर्ष तक उसका जोत कोड़ करता है, उसका धारण करते हुए है, तो उसका स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा, यानी कि उसमें स्थायी रूप से उसको अधिकार रहेगा, क्योंकि उसको जोत कोड़ सकता है, क्योंकि 12 वर्ष तक जोता कोड़ा है, साथ में उसमें लगान भी साथ में पटाते आया है, तो उसका 12 वर्ष के बाद उसमें उसका अधिकार बना रहेगा, उसको हटा आप नहीं सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि की बात कहा गया है धारा 9(1) के तहत। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान केवल देखिए दोस्तों, तो उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए तो उनके वृद्धि का अधिकार दो ही लोग को दिया गया है, एक तो आपको बढ़ाएगा कौन, राजस्व अधिकारी या उपायुक्त के द्वारा, यानी दोनों में से कोई व्यक्ति अगर आदेश पारित कर दे तो इनके लगान में वृद्धि की जा सकती है। कब कहा गया है, तो धारा 9(1) में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंदोबस्त रैयत की परिभाषित किया गया है। तो किस तरह धारा में बंदोबस्त को परिभाषित किया गया है दोस्तों, तो धारा 17 में इसको परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। कुछ धाराएं हैं दोस्तों, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, और धारा से लगभग जेपीएससी में 1 या 2 प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। तो अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद भी रहता है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 17 के तहत बंदोबस्त रैयत की परिभाषित किया गया है। और वही बंदोबस्त रैयत में कहा गया है दोस्तों कि 12 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर कोई बंदोबस्त खेती करते रहता तो उसको स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। तो इस तरह से सब चीज़ों में उल्लेख है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला खरसावां अनुमंडल के में रैयत के द्वारा फलों को उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। किस धारा में कहा गया है दोस्तों, तो धारा ये कहा गया है आपको 24 में कहा गया है। 24 में कहा गया है दोस्तों कि अगर 21 जिला की बात हो रही है दोस्तों, तो सिंहभूम के क्षेत्र में इसमें कहा गया है कि सिंहभूम के जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल के जो रैयत होंगे के द्वारा फलों को उगाने के लिए, खलिहान बनाने के लिए, खाद गड्ढा मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे कि कंपोजिट खाद यानी बोलते हैं नेचुरली खाद जो बनाते हैं, जिसमें गोबर वगैरह और कड़ा कुचरा जो भी घर से निकलता है उसको डाल करके उसको ढक देते हैं, बाद में 2-4 महीने के बाद कंपोजिट यानी सब देखे तो सड़ गल के खाद बन जाता है। तो वैसी भूमि के लिए प्रयुक्त जोत के लिए कोई प्रकार का लगान भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये किस क्षेत्र में है, तो सिंहभूम के क्षेत्र में है। किस धारा में कहा गया है दोस्तों, तो धारा 24 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो रैयत के बेदखली के जोत के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर धारा 22 यानी धारा 22 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि जोत की बेदखली के संबंध में प्रावधान है। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यदि अभिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 व 21 क के द्वारा प्राधिकृत रीति से संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता है तो उसे भूस्वामी के द्वारा किसी
विशिष्ट आधार की सेवा बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी भूस्वामी के द्वारा उसे किसी विशिष्ट आधार के बिना उसे बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस धारा में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सेंटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो किस धारा में प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो धारा 33 क के तहत किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस अधिनियम में धारा अगर देखा जाए दोस्तों तो 33 क में कहा गया है कि सेंटी एक्ट के तहत कि जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है, यानी जोत जो है उसमें लगान में थोड़ा बहुत कमी किया जा सकता है। ये कब की बात है दोस्तों? तो बात है जनवरी 1911 से 1936 के बीच में, किसी समय बढ़ा दिया गया है इसके बीच में। तो यहाँ से संबंधित ये जो है किसी जोत को प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत खाली स्थान वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 21 धारा में कहा गया। तो धारा में अगर देखें दोस्तों तो धारा 37 में कहा गया है, और 37 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि 20 वर्ष से अधिक, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपका सी आंसर हो जाएगा कि रैयत जो है 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की हो तो भूमि में लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, तो 20 वर्ष तक अगर से अधिक वह भूमि के काश्तकारी का सृजित की हो तो भूमि किसी प्रकार का लगान आप अधिकार नहीं बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? यानी किस आधार पर आप उसको जमीन से बेदखली कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। कि यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान देने में असमर्थ रहा हो। यानी कि आप अगर देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर ए में कहता है कि आप 2 कृषि वर्ष पिछला लगान नहीं चुकाए हैं, और साथ में अगर तीसरे कृषि वर्ष में अगर लगान आपको चुकाने के लिए मौका कब तक मिला है? तीसरे कृषि वर्ष के 90 दिन के अंदर, यानी तीसरे कृषि वर्ष प्रारंभ हो जाता है उसके 90 दिन के अंदर पिछले 2 वर्ष का लगान आपको चुकाना पड़ेगा। तो इसके तहत आपको यहाँ पर हो जाएगा। साथ में अगर देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है, अगर नहीं करते हैं तो आपको बेदखल किया जाएगा। यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो तो ऐसी स्थिति में भी उसको बेदखल किया जा सकता है। यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर रहा हो तो इसके आधार पर भी उसको बेदखल किया जा सकता है। तो उपरोक्त देखें तो सभी कारणों से रैयत को बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। धारा 41 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो 41 वीवीआई है दोस्तों, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अंधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? अंधिभोगी रैयत के 3 प्रकार होते हैं: अधिभोगी, अंधिभोगी और मुंडारी खुटकट्टीदारी। तो 3 प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार में अगर देखें दोस्तों तो पूछ रहा है कि जो अंधिभोगी रैयत है उसको उपायुक्त के द्वारा जोत से बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत के द्वारा अधिकतम कितने अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो जो धारा 46 है दोस्तों बहुत वीवीआई है, बहुत लंबा चौड़ा भी है, इसको 2-3 पेज में है और इसको अच्छे से पढ़िएगा, और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी 5 वर्ष। यानी कि धारा 46 के तहत कहा गया है दोस्तों कि रैयत के द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी जोत या उससे किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत
कोई रैयत खाली स्थान वर्षों से कम किसी अवधि के लिए कितनी जोत या उससे किसी भाग के भूगत बंधक कर सकता है। तो यहाँ पर कितने वर्ष हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पिछले एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों कि जोत या उसके किसी भाग में 7 वर्षों से कम किसी भी अवधि के लिए भूगत बंधक कर सकता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कोई रैयत 7 वर्ष के लिए, और फिर देखा गया है उसी में उल्लेख है दोस्तों कि कोई रैयत अपनी जोत का या उसके किसी भाग का 15 वर्ष से कम किसी अवधि के लिए भी ऐसे बंधकर को भुगतान या बंधक कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों है, दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा तभी आपका क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकर को अपनी जोत भूगत बंधक कर सकता है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए उसमें से चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के पंजीकृत हो तो उसे भूगत बंधक बंद कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3) क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा। तो यहाँ पर आवश्यक रूप से पक्षकार कौन होगा दोस्तों, तो उपायुक्त होगा। यानी यहाँ पर उपायुक्त के द्वारा निर्णय किया जाएगा, यानी किसके पक्ष में होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि 46 धारा में उल्लेख है कि एसटी का ज़मीन सिर्फ एसटी ही खरीद सकता है और एससी का ज़मीन या ओबीसी का ज़मीन सिर्फ एससी और ओबीसी ही खरीद सकते हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि एससी और एससी का ज़मीन अगर देखा जाए दोस्तों तो आप एक ज़िले के अंदर खरीद सकते हैं। उसी प्रकार एसटी के ज़मीन को सिर्फ एक एसटी ही खरीद सकता है, वो भी अपने थाने के अंदर। तो इस तरह से एक लिमिटेशन दिया हुआ है और सभी का प्रावधान के देखें तो उपायुक्त के द्वारा अंतिम निर्णय होता है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत की जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो किस धारा के तहत जोत के अधीन आदेश पारित नहीं किया जाएगा दोस्तों, धारा 47 के तहत। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में कहा गया है दोस्तों कि न्यायालय के आदेश के अधीन रैयत अधिकार विक्रय और प्रतिबंध, यानी रैयत के इससे संबंधित अधिकार है और विक्रय से संबंधित प्रतिबंध भी है। ये धारा 47 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो साफ साफ उल्लेख कहा गया है, धारा 53 में कहा गया है कि माल कचहरी या डाक मुद्रा देश से आप लगान को चुका सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये राइट हो जाएगा कि माल कचहरी होगा या डाक मुद्रा देश। डाक मुद्रा देश मतलब समझ सकते हैं दोस्तों मनी आर्डर, मनी आर्डर के थ्रू आप अपना लगान चुका सकते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम खाली स्थान वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आप अगर ब्याज नहीं चुकाए हैं तो आपको 6.25% के साथ साधारण ब्याज के साथ आपका लगान वसूला जाएगा। एक कौन से अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद या धारा कहीं धारा 58 में प्रावधान किया गया है कि बकाये राशि पर अधिकतम राशि 6.25% वार्षिक के दर से साधारण ब्याज प्रभावी किया जाएगा, यानी लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी के द्वारा काश्तकार से लगान की अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
यानी कि दोस्तों आप किसी काश्तकार से या रैयत से आप अगर लगान वसूलते हैं तो लगान वसूलने की एक लिमिट है और उससे अगर आप अधिक रखते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। 21 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है दोस्तों 63 में, यानी धारा 63 में चीज़ उल्लेख किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि अगर आप भूस्वामी ऐसा करता है तो भूस्वामी को 6 माह के लिए साधारण कारावास होगा या 500 रुपये का जुर्माना होगा, यानी दोनों दंड दिया जा सकता है। यानी 6 माह की कारावास और साथ में 500 रुपये की सज़ा या दोनों में से कोई एक दंड ये उपायुक्त पर डिसाइड करता है कि वह कौन सा दंड उसको देते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप उससे ज़्यादा लगान वसूल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 63(1) में यह प्रावधान किया गया है। धारा 63(1) में कहा गया है दोस्तों कि राज्य सरकार की बंजर भूमि को बंदोबस्त विहित प्रारूप में पट्टे पर किया जा सकता है। यानी कि पट्टा जो प्रतिलिपियों में तैयार किया जाएगा उनमें से एक प्रति संबंधित रैयत को दी जाएगी तथा एक प्रति जिले के उपायुक्त को भेज दी जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है। अब कोड़कर हम शुरू में ही बताए थे दोस्तों, आपको याद होगा तो बना सकते हैं। कोड़कर का मतलब हो गया किसी रैयत के द्वारा प्रति भूमि को कोड़ कर तैयार की गई भूमि, यानी कि बंजर भूमि को समझिएगा, यानी टाड़ टिकुर भूमि को उसको जोत के लायक, यानी यहाँ पर देखिए तो खेती करने लायक तैयार की गई भूमि को ही कोड़कर भूमि कहा जाता है, जिस पर सरकार के द्वारा 4 वर्ष तक किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाएगा। कारण यह है दोस्तों क्योंकि वह मेहनत करके उस खेत को तैयार किया है खेती करने के लिए, इसलिए सरकार जो होगी उसको 4 वर्ष तक किसी प्रकार का उससे लगान नहीं लेगी। 5वें साल लगान का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन अन्य भूमियों की अपेक्षा बहुत कम लगान निर्धारण किया जाएगा। यानी कि देखें तो अन्य भूमियों की अपेक्षा, यानी उपजाऊ भूमियों की अपेक्षा 50% से भी कम लगान निर्धारित किया जाएगा कोड़कर भूमि पर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धारा 64 के तहत भूमि को देखिए दोस्तों तो कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक जो होगा वो उपायुक्त के पूर्व अनुशंसा से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर सकता है। यानी उपायुक्त से आप अगर भूमिहीन है तो उसको जो उपजाऊ योग भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, टाड़ टिकुड़ भूमि है, तो उसको आप कोड़कर में परिवर्तित कर सकते हैं। ये धारा 64 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। चलिए प्रश्न भी आ ही गया आपके समक्ष। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 4 वर्ष तक किसी प्रकार की लगान देने से आप मुक्त रहेंगे, यानी किसी प्रकार का लगान देने का आपका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। कोड़कर भूमि में कितने सालों तक, यानी 4 सालों तक। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। 21 धारा में कहा गया है दोस्तों, तो धारा 67(1) में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकार या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। 21 धारा में प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो धारा 82 में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि धारा 82 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार भूस्वामी या काश्तकार या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव में संबंधित विवाद का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश जो है वो राजस्व अधिकारी को दे सकती है। कौन देगी आदेश दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार देगी। धारा 42 में उल्लेख किया गया है, यानी जल से संबंधित विवाद हो तो उसका राजस्व पदाधिकारी निर्णय करेगा।
अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। तो विशेषाधिकार भूमि समझते हैं दोस्तों, यानी कि वैसी भूमि जिस पर किसी प्रकार का लगान ना हो, कर मुक्त हो, यानी उस पर भूमि स्वामी का विशेष अधिकार प्राप्त हो। यह प्रावधान धारा 118 में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कौन कौन से भूमि आ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से भूमि आ सकते हैं उसमें। तो मैं बता भी दूं तो जैसे कि हल वाली भूमि, हल रखने के लिए, बैल रखने के लिए, ट्रैक्टर रखने के लिए, ये सब के लिए जो भूमि के मतलब उस सब के लिए भी जगह चाहिए ना, तो ऐसी जगहों पर लगान मुक्त भूमि होगी, उसको विशेषाधिकार उस प्रकार की भूमि प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख ले। जैसे खलिहान हो गया, खलिहान जानते हैं जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, वो सब चीज़ों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन से शामिल है, यानी विशेषाधिकार भूमि में कौन कौन से शामिल है। तो चलिए चारों ऑप्शन है देखते हैं। जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों के द्वारा जोतता हो, यानी भूस्वामी के जोत के उपकरण क्या क्या होंगे। भूस्वामी अपने उपकरणों से या उसके सेवकों के द्वारा जोतता है, यानी कि जैसे हो गया बैल हो गया, हर हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ये सब चीज़ों को, बैल रखने के लिए भाई उसको जगह चाहिए, ट्रैक्टर रखने के लिए भी जगह चाहिए। साथ में अगर देखें दोस्तों तो खलिहान चाहिए जहाँ पर पुआल रख सकें, अनाज को रख सकें। तो ये सब जो भूमि हो जाएगा उसका विशेषाधिकार प्राप्त होगा भूमि, जो किसी अधिकारी द्वारा 1 वर्ष में अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। तो ये भी देखिए दोस्तों, तो विशेषाधिकार भूमि में शामिल होगी। अगला है कि वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिला को छोड़ करके सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ तथा चांडिल थाना को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल के जीरात के रूप में ज्ञात हो। तो ये सभी भूमि जो हो देंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी भूमि क्या होंगे दोस्तों, तो विशेषाधिकार युक्त भूमि होंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रांची और धनबाद जिले को छोड़ करके सिंहभूम जिले के पटमदा, इस जगह का नाम याद रखिएगा, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात के रूप में दर्ज भूमि, ये सभी विशेषाधिकार युक्त भूमि में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान के तहत किस मुंडारी खुट काटीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंध किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों धारा 240 के तहत, यानी धारा 240 में इसका प्रतिबंध किया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, यानी मुंडारी खुट काटीदारी काश्तकारों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 240 में। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है, यानी कि भूमि को लगान में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो जिला उपायुक्त के पास है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, तो जिला उपायुक्त के पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु, यानी भूमि के लगान में परिवर्तन करने से तात्पर्य है दोस्तों कि किसी, मान लीजिए कि गेहूं पैदा करता है और लेकिन वो गेहूं नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि हम पैसे के रूप में हम अब लगान चुकाएंगे, या हो सकता है कि वो बोलेगा कि हम गेहूं के एक ही साथ धान जब पैदा होगी उस समय धान के साथ में हम गेहूं वाला लगान को भी दे देंगे। तो ऐसा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होगा, तो ये अधिकार होगा आपके जिला उपायुक्त के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान देखिए दोस्तों, तो कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कृषि वर्ष जो प्रारंभ हुआ उसके तिमाही यानी 90 दिन के अंदर उसके किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। 3 माह ना देकर के अगर 90 दिन भी देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों
तो यहाँ पर आयुक्त हो गया, यानी उपायुक्त अगर दिया कोई निर्णय, यानी डीसी दिया तो डीसी के निर्णय को आप कहाँ ले जा सकते हैं, तो आयुक्त के पास ले सकते हैं। आयुक्त मतलब समझिएगा दोस्तों कमिश्नर। कमिश्नर कहाँ बैठता है, तो कमिश्नर हर प्रमंडल में एक कमिश्नर होता है, तो यानी कमिश्नर के पास आप लिख सकते हैं, यानी कि आयुक्त के पास, यानी डीसी के खिलाफ आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं। लेकिन कमिश्नर के खिलाफ आप कहाँ जाइएगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी राजस्व पदाधिकारी के निर्णय को पलटेगा उपायुक्त, और उपायुक्त के निर्णय के बाद आप कहाँ अपील करेंगे, तो आयुक्त के पास, और आयुक्त के निर्णय को हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के नियमों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है, तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती अगर देखा जाए दोस्तों, तो बंदोबस्त पट्टे के आधार पर की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अभी लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, एक दो है, चलिए उसको देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है, तो आपको पता होगा कि कोई भी अधिकार निर्माण करने का अधिकार अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के पास है। उसी प्रकार सीएनटी एक्ट से संबंधित यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया से संबंधित विधि निर्माण करने का अधिकार भी राज्य सरकार है, और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बार बार सीएनटी एक्ट में संशोधन करती है राज्य सरकार। जो अभी देखे तो मामला रघुवर सरकार के शासनकाल में आया था, भूमि अधिग्रहण के लेकर के मामला, जो बहुत जोरों शोरों से विरोध हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है, आप कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न 3 बार बता चुका है, तीसरा बार आया है कि कितने वर्षों तक किसी भी कोरकर भूमि में लगान वसूल, मालगुजारी मतलब समझ लीजिए लगान वसूल नहीं किया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पूरा देखे होंगे तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को पढ़ेंगे ताकि पता चलेगा कि हाँ आपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।